हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने अगर G एक साइक्लिक ग्रुप हो तो हमने प्रूव करके दिखाया था कि उसका ऑफ G जो होता है वो कैसा होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। अब हम इस लेक्चर में क्या सीखते हैं, हम इस लेक्चर में सीखते हैं कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है तो फिर ऑड G, एक तो ऑड G के अंदर कितने एलिमेंट होंगे और सेकेंड थिंग वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ये फाइंड आउट करना हम सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है, ध्यान से देखिए ना, मैंने ये लिखा कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। दो अलग अलग केस डिस्कस करेंगे और फिर ऑड G का ऑर्डर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो प्रूफ कैसे, लेट G जनरेटेड बाय A be any cyclic and let T from G to G be an automorph। मान लिया कि T G से G तक क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए दोनों ही केसेस के लिए एक रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं क्या, कि अगर T एक ऑटोमॉर्फिज्म है और A G का जनरेटर है तो टी ए यानी कि A की इमेज मतलब जनरेटर की इमेज भी क्या होगी, जनरेटर होगी। क्या, फर्स्ट वी प्रूव कि इफ G A से जनरेटेड है एम्प्लाइज G का दूसरा और जनरेटर क्या है, T। मतलब अगर A G का जनरेटर है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, G का जनरेटर होगी। तो उसके लिए कैसे प्रूफ, देखिए इस चीज का प्रूफ देखिए, थोड़ा का भी इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो कैसे प्रूव करके दिखाएं कि टी ए G का जनरेटर है। क्या डेफिनेशन थी जनरेटर की, अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं कि G के हर एक एलिमेंट को टी ए की इंटीग्रल पावर लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली टी ए क्या हो जाएगा, G का जनरेटर हो जाएगा। कैसे, देखिए फॉर दिस लेट x बिलोंगिंग टू G बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब हमें क्या करके दिखाना है, x को टी ए की पावर लिख के दिखाना है। कैसे ना, देखिए x किसका एलिमेंट है, G का, एंड T G से G तक क्या है, ऑन टू मैपिंग ना, ऑन टू मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है। तो क्या होगा, यहां मान लीजिए x को, तो एक y होगा एलिमेंट किसका, इस G का, सच दैट कि टी वाई इक्वल टू क्या, x। ठीक है ना। ना देखिए y किसका एलिमेंट है, G का, और G किससे जनरेटेड है, A से। तो फिर y को क्या लिख सकते हैं, A की कोई इंटीग्रल पावर फॉर सम इंटीजर के। अब दोनों तो t ले लीजिए, टी वाई इक्वल टू टी ए रेज में पावर a। अब टी वाई तो किसके इक्वल है, x के, ये रहा। और इसको क्या लिख सकते हैं, टी ए की पावर के। तो सिचुएशन देखिए क्या बन गया, x G का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हो, x को क्या लिखा जा सकता है, टी ए की पावर। यानी कि अगर T एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो जनरेटर की इमेज कौन होगी, जनरेटर की इमेज जनरेटर ही होगी। अब देखिए फर्स्ट केस करते हैं। मान लिया G क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का। ठीक है, अभी अभी हमने क्या प्रूव करके दिखाया, हमने प्रूव करके दिखाया अगर T कोई ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो जनरेटर को किस में मैप करेगी, जनरेटर में। मतलब जो भी A की इमेज होगा वो डेफिनेटली G का क्या होगा, जनरेटर होगा। और आपको याद ही होगा, एंड सिंस वी नो दैट क्या, that a finite cyclic group of order n कितने जनरेटर होते हैं, हैज
phi n नंबर ऑफ जनरेटर्स। कितने जनरेटर्स होते हैं? phi n। मतलब एक ही इमेज क्या बननी है, जो एक ही इमेज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? जनरेटर। और कितने जनरेटर हैं? phi n। तो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ही इमेज बन सकते हैं? मतलब जैसे एग्जांपल से डिस्कस करें, मान लीजिए G, ये A हो गया और A के G के मान लीजिए 4 जनरेटर हैं, ठीक है। तो एक ही इमेज कौन हो सकता है? या तो पहले वाला जनरेटर एक मैपिंग में, दूसरी मैपिंग में एक इमेज दूसरे वाला जनरेटर, तीसरी मैपिंग में एक इमेज तीसरे वाला जनरेटर, और चौथी मैपिंग में एक इमेज नंबर 4 वाला जनरेटर। अब आप एक ही इमेज और किसी को बना ही नहीं सकते इन चारों के अलावा, क्योंकि यही जनरेटर है। और अभी अभी हमने ये प्रूव करके दिखाया था कि जनरेटर की इमेज कौन हो सकता है? सिर्फ जनरेटर ही हो सकता है। तो आप इस तरीके से कितनी मैपिंग डिफाइन कर सकते? सिर्फ 4 ही कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पांचवा एलिमेंट एक ही इमेज बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर ये पांचवा एलिमेंट एक ही इमेज बनेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? जनरेटर। लेकिन जनरेटर कितने हैं? 4। उसी तरीके से अब हमें पता है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो अगर n ऑर्डर का, तो उसके कितने जनरेटर होते हैं? phi n नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं। सो वी हैव कितनी चॉइसेस हैं? phi n नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इमेज ऑफ A। एक ही इमेज बनने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? phi n। तो फिर कितनी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब हम ऑब्वियसली कितनी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं? phi n ही मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। हर एक मैपिंग में एक इमेज एक एक करके बदलती रहेगी। तो phi और G का ऑर्डर कितना होगा? phi n। तो अब हम ये बता सकते हैं, अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो उसके ओट G में कितने एलिमेंट होंगे? phi n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब केस सेकंड भी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या? कि अगर G जनरेटेड बाय A इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, तो आपको पता ही है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं? जैसे मैं लिखा, सिंस वी नो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कितने जनरेटर होते हैं? 2। सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं। एक A जो कि हमने मान लिया, और एक क्या होगा? A इनवर्स, और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर कितनी चॉइस हुई? अब अगर मान लीजिए G के 2 ही जनरेटर हैं, एक A और एक A का इनवर्स, तो एक मैपिंग तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक ही इमेज A, और एक मैपिंग बस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक ही इमेज क्या? A इनवर्स। तीसरी मैपिंग ही नहीं डिफाइन की जा सकती जो ऑटोमॉर्फिज्म हो, क्योंकि हमने प्रूव करके दिखाया कि ऑटोमॉर्फिज्म के अंडर जनरेटर की इमेज क्या होती है? जनरेटर ही होती है। तो फिर उसी तरीके से phi n नंबर ऑफ जनरेटर, सब पहले केस में आप कितने जनरेटर हो गए? 2। सो वी हैव 2 नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इमेज ऑफ A। एक ही इमेज के लिए कितनी चॉइस होगी? 2। तो फिर अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ओट G का ऑर्डर कितना होगा? 2। तो G से G तक फिर कितनी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर पाएंगे? 2। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं पेपर में, कि वो आपको ये पूछ ले कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है या इनफाइनाइट है। तो जो इससे पहले वाला पार्ट करा था जिसमें हमने ये प्रूव करके दिखाया था कि जनरेटर की इमेज जनरेटर होती है, वो पार्ट तो कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से जो भी आएगा वो करके दिखाएंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 16 है, इसी के ऊपर बेस्ड है। G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का? 12 ऑर्डर का, और ओट G फाइंड आउट करना है। ऑर्डर नहीं बताना, ऑर्डर तो कितना होगा? ऑर्डर के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला होगा, phi 12 की वैल्यू निकाल दीजिए, वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ ओट G, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ओट G कितना होगा? phi 12। लेकिन हमें अब की बार क्या बताना है? ओट G ही बताना है। तो कैसे बताएं? सबसे पहले सिंस G का ऑर्डर कितना है? 12, एंड G किससे जनरेटेड है? A से, तो लेट क्या विच इंप्लाइज G क्या हो गया आपका? ये हो गया A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर 6, A की पावर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इक्वल टू G पता चल गया हमें।
ठीक है जी। अब ओट जी बताना है, तो सबसे पहले फिर हम वो रिजल्ट बताएंगे कि वी नो दैट कि अंडर एन ऑटोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए जनरेटर इज अगेन ए जनरेटर, कि जनरेटर की इमेज कौन हो सकता है, जनरेटर। तो हमें क्या पता करने पड़ेंगे, हमें सबसे पहले तो ये पता करने पड़ेंगे कि इनमें से कौन कौन जनरेटर है। तो हमने एक पहले रिजल्ट किया हुआ था कि अगर G का ऑर्डर है n एंड G किससे जनरेटेड है, A से, देन A की पावर m जनरेटर होगा G का इफ एंड ओनली इफ m n इक्वल टू, जनरेटर ढूंढने सीखे थे आपको याद हो इनमें से। तो इनमें से देखिए कौन कौन से जनरेटर है, एक जनरेटर तो A है, क्या A स्क्वायर जनरेटर है, कैसे पता चलेगा, 2 का और 12 का जीसीडी 1 है, नहीं। क्या A क्यूब जनरेटर है, 3 का और 12 का जीसीडी, नहीं। 4 और 12 का जीसीडी, नहीं। फिर 5 और 12 का जीसीडी 1 है, 6 और 12 का जीसीडी 1 नहीं है, 7 और 12 का जीसीडी 1 है, 8 का नहीं है, 9 का नहीं है, 10 का नहीं है, 11 का नहीं है और 12 का नहीं है। तो हमें पता चल गया कि A, A5, A7, A11 are all generators of G। ये 4 जनरेटर है। अब किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर A की इमेज कौन हो सकता है, या तो A की इमेज A होगा, या A5 होगा, या A7 होगा, या A11 होगा, और कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर A4 मान लीजिए T एक ऑटोमॉर्फिज्म है और अगर A की इमेज A4 है तो A4 का जनरेटर बनना पड़ेगा, जो कि वो जनरेटर नहीं है। तो ऑटोमॉर्फिज्म तो तभी डिफाइन हो सकती है जबकि A की इमेज कौन हो, जनरेटर। तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म बनी, 4 बनी ना, जिसमें एक तो होगी G से G तक, जो A को किस में मैप करती होगी, A में। एक होगी, नाम कुछ भी रख सकते हो आप, G से G तक, जो A को किस में मैप करती होगी, A5 में। एक होगी F3 G से G तक, जो A को किस में मैप करेगी, A7 में। और एक होगी ऑब्वियसली F4 G से G तक, जो कि A को मैप करेगी A7। तो इस आइडिया को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, आप उसका ओट जी बता सकते हो, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बता सकते हो क्या होगा, चाहे ऑर्डर 12 दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हो, 20, 100, आप उसके बस क्या पता कीजिए कितने जनरेटर हैं, जितने जनरेटर होंगे उतनी ही क्या होंगी, ऑटोमॉर्फिज्म होंगी, और एक एक करके बन जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है, क्या दिया हुआ है, G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, और G से G तक एक मैपिंग दी हुई है जो x को मैप करती है किसमें, x की पावर m में, और गिवन है कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि m, n क्या होगा, 1। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखिए अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में ही बताया था कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है n ऑर्डर का, तो क्या रिजल्ट है कि इफ G एक साइक्लिक ग्रुप है जिससे जनरेटेड है A से, और G का ऑर्डर है n, देन रिजल्ट ये था कि G का जनरेटर होगा A की पावर m इफ एंड ओनली इफ m, n इक्वल टू 1। मतलब अगर A की पावर m G का जनरेटर है तो m, n 1 होगा, और m, n 1 है तो A की पावर m जनरेटर होगा। ये हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है साइक्लिक ग्रुप के टॉपिक में। तो अगर मेरे को ये प्रूव करके दिखाना है कि m, n 1 है, तो मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि A की पावर m G का जनरेटर है। कैसे प्रूव करता हूँ, प्रूव करके दिखा दूँ, G के हर एक एलिमेंट को A की पावर m की पावर लिख सकते हैं। वैसे तो आज के लेक्चर में ही करा था, दोबारा कर लेते हैं। टू प्रूव कि A की पावर m इज जनरेटर ऑफ G, क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट
y एक एलिमेंट ले लिया किसका, g, y को a की पावर m की पावर लिख के दिखाते हैं। फिर वही नाउ y किसका एलिमेंट है, g का, और f कैसी मैपिंग है, ऑन टू, तो क्या होगा, कोई ना कोई x होगा इसके अंदर, इस g के अंदर, कि fx किसके इक्वल हो, y के। नाउ x किसका एलिमेंट है, g का, g किससे जनरेटेड है, a से, तो x को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर k, तो फिर दोनों तरफ f ले लीजिए, fx और f a की पावर k, fx किसके इक्वल, y के, यहां से ये नहीं यूज कराइए, fx इक्वल टू y, और इसको होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से f a की पावर k। अब a की इमेज क्या है, a की इमेज यहां से आइए, a की इमेज क्या होगी, a की पावर m, तो देखो हमने क्या करके दिखा दिया, g के हर एक एलिमेंट को, g के हर एक एलिमेंट को a की पावर m की पावर लिख के दिखा दिया। इसका मतलब a की पावर m क्या बन गया, जनरेटर, और अगर a की पावर m जनरेटर है तो ये रिजल्ट बताइए अपने आप ही m कोमा n क्या होगा। देखिए ये टॉपिक तो हम जब सब ग्रुप पढ़ा था तब भी पढ़ा था, रिपीट कर देते हैं। सेंटर ऑफ ए ग्रुप ZG, क्या ZG क्या था, G भी कोई भी ग्रुप हो, चाहे एबिलियन हो चाहे नॉन एबिलियन हो, G के ऐसे एलिमेंट चाहिए जो G के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। G में से एलिमेंट चाहते हैं जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और वो सेट क्या कहलाता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रुप G कहलाता है, ZG, G के वो सारे एलिमेंट जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। और हमने क्या प्रूव करके दिखाया था कि ये सब ग्रुप होता है किसका, G का, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये सब ग्रुप होता है। अभी छोटा सा पॉइंट और प्रूव कर देते हैं कि ZG नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, G का। कैसे प्रूव किया करते थे नॉर्मल, याद कीजिए, लेट एक एलिमेंट तो ले लेते हैं ZG का, एंड G एलिमेंट ले लेते हैं किसका, G का। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट G Z G इनवर्स किसका एलिमेंट है, ZG का। बिल्कुल ही आसान है, देखिए कैसे, G Z G इनवर्स, Z किसका एलिमेंट है, ZG का। ZG के एलिमेंट की क्या खासियत होती है, ZG के एलिमेंट की खासियत होती है कि वो G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है। तो ये स्मॉल z G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है, तो इन दोनों की जगह बदल सकते हैं, दोनों की जगह बदल दी, G इनवर्स क्या हो गया, E क्या आ गया, ZG में आ गया। तो ZG कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। दो नोट आपको याद करवा दूं, अगर G एबिलियन ग्रुप हो तो क्या होता है, ZG और G दोनों बराबर होते हैं, और अगर ZG और G दोनों बराबर हो तो G एबिलियन ग्रुप होता है। ये सारा हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ था, सिर्फ क्या नहीं पढ़ रखा था कि ZG नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का।